पहला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि क्योंकि दोस्तों गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए जो है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्योंकि क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो रेखा है ये तल के अंदर रहती है, इसलिए जो पीसा की झुकी हुई मीनार है ये गिरती नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होता? तो बेटा ये जो है न्यूटन के सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार F बराबर जो इसका सूत्र होता है G m1 m2 अपान आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर ये जो F है ये गुरुत्वाकर्षण बल है, m जो है दोस्तों पिंड का द्रव्यमान है और ये जो है दूसरे पिंड का द्रव्यमान है, r जो है पिंड की दूरी है, मतलब दो पिंड के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर दूरी दोगुनी कर दी जाती है तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब जो है क्या हो जाएगा कि ये जो है दोस्तों 1/4 भाग हो जाएगा, यानी अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, उसका भार अपवर्तित होता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पर जितने क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और साथियों आप लोग जो है क्वेश्चन को पढ़ा करिए और आंसर देने की कोशिश किया करिए। क्लास के लास्ट में बताइएगा आप लोग कि कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आप लोग जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए कि आपको कैसी वॉइस आ रही है, आपको क्लास कैसी लग रही है। जो भी आपको कमी लगे वो आप लोग बताइएगा, जिससे कि हम उसमें सुधार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो यहाँ पर दोस्तों सभी साथ साथ पहुंचेंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये साथ साथ क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि दोस्तों जो गुरुत्वीय त्वरण है ये समान कार्य करेगा इन सभी जो है टुकड़ों पर, और यह जो है द्रव्यमान और भार पर जो है निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसलिए जो है ये सभी साथ साथ पहुंचेंगे और साथियों ये जो है आकार पर निर्भर करता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो लकड़ी की दोस्तों जो गेंद है ये बाद में गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि साथियों यहाँ पर जो भार है, भार समान है, इसका मतलब दोस्तों भार है समान है। ठीक है, तो भार समान का दोस्तों मतलब क्या होता है कि जो आकार है आकार समान तो नहीं होगा। ठीक है, जब भार समान है आकार समान नहीं होगा, क्योंकि जो साथियों जो लोहा है लोहा वजन होगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो लकड़ी है लकड़ी का जो आकार है ये ज्यादा होगा या बड़ा होगा, इसलिए दोस्तों जो लकड़ी है ये लेट पहुंचेगी, मतलब बाद में गिरेगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का जो भार है ये दोस्तों कहाँ पर सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर जो है सर्वाधिक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारहीनता होती है, तो ये जो भारहीनता है ये गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यही दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्योंकि साथियों जो पृथ्वी का आकर्षण है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ऑप्शन है उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, गलत है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? बताइए। तो बेटा ये जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब जो है व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि, मतलब दोस्तों जो टाइम पीरियड है ये आपसे पूछा गया है, तो ये साथियों किस पर निर्भर करता है?
तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है ये, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका दोस्तों सूत्र क्या होता है, तो टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल अपान जी। ये दोस्तों इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये दोस्तों लंबाई पर निर्भर करता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, गलत है। कुंडली में घर्षण होता है, ये भी गलत है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोस्तों जो लोलक घड़ियां हैं ये गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है और उस लड़की के खड़े हो जाने पर झूले का जो आवर्तकाल है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो है आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि टी इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल अपान जी होता है। ठीक है, जब लड़की खड़ी हो जाएगी तो इसका जो गुरुत्व केंद्र है ये जो है ऊपर हो जाएगा, और ऊपर होने के कारण जो इसकी प्रभावी लंबाई है ये कम हो जाएगी। और दोस्तों लंबाई कम हो जाएगी, इसका जो आवर्तकाल है ये कम हो जाएगा, क्योंकि टी इक्वल टू होता है एल, मतलब टी प्रोपोर्शनल टू होता है एल। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, कब चलेगी तीव्र गति से, तो शीतकाल में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है, बताइए कितना है। देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। तो जो पृथ्वी का पलायन वेग है ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो ये दोस्तों जो है वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगा। क्यों आ गिरेगी, क्योंकि साथियों जो ये पृथ्वी का जो कक्षीय वेग होता है ये लगभग 7.9 किलोमीटर पर सेकंड होता है, जिससे वस्तु अंतरिक्ष में तो पहुंच सकती है, लेकिन जो है पृथ्वी के पलायन वेग को जो है पार नहीं कर सकती है। क्योंकि साथियों जो पलायन वेग है ये कितना होता है, तो ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, अभी हमने आपको बताया था। इसलिए जो है ये पृथ्वी पर वापस आ गिरेगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, बताइए। यह पृथ्वी के निकट है, गलत है। यह सूर्य के प्रकाश प्राप्त करता है, यह भी गलत है। यह पृथ्वी के परिक्रमा करता है, यह भी गलत है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से जो है कम होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि दोस्तों जल में पृष्ठ तनाव होता है, इसलिए जो है वर्षा की जो बूंदें हैं गोलाकार होती हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल की अपेक्षा सघन है, गलत है। तेल जल की अपेक्षा विरल है, ये भी नहीं होगा। तेल का तल तनाव पानी से अधिक है, ये भी गलत है। तेल का तल तनाव पानी से कम है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिका तो एकमात्र कारण नहीं है। स्याही का सूखना ये है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना ये भी है, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना ये भी है, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना ये इसका जो है सही कारण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कि इसका जो है कारण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। परासरण है, गलत है। विसरण ये भी नहीं है। पृष्ठ तनाव है इसका कारण। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण है, इसका कारण जो है तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, ये इसका कारण नहीं है। तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, ये भी नहीं है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, ये भी नहीं है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा, उसका आकार बेटा बढ़ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। क्यों निकलने लगती है? क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल्स के जो हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? बेटा इसका सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये नहीं है। न्यूटन के गति का नियम, ये भी नहीं है। बर्नौली का सिद्धांत, ये भी नहीं है। पास्कल का सिद्धांत दोस्तों है ये। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? बताइए, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। तो यहाँ पर जो है तूफानी मौसम ये इंगित होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव्य अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? बेटा ये जो है बर्फ उष्मा का कुचालक है, यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जो जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि क्योंकि वे बर्फ में सांस ले सकते हैं? नहीं। उनके अंदर काफी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है? ये भी नहीं होगा। उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की है कि वे ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं? ये भी गलत है। पानी का जो घनत्व है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की जो ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि क्योंकि झील की जो तली है, तली पर जल नहीं जम पाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। क्या अपवर्तित रहेगा? आयतन नहीं, भार ये भी नहीं होगा, द्रव्यमान ये भी नहीं, घनत्व दोस्तों जो है अपवर्तित रहेगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? बताइए। तो बेटा यहाँ पर जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है घनत्व अधिकतम होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है, क्योंकि क्योंकि सुई की नोक नुकीली होती है? गलत है। जहाज सपाट होता है? ये भी नहीं होगा। जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है? ये भी नहीं होगा। सुई का अपेक्षिक जो घनत्व है उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? पानी के उत्प्लावन के कारण? गलत है। पृष्ठ तनाव के कारण? ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी बाल्टी जो है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम होना। क्या कम होना है दोस्तों? जो घनत्व है ये कम होना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? ये आप लोग याद कर लीजिएगा अगर ना याद हो तो। बेटा ये जो है 1/9 होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि पानी के एक गिलास में जो है एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? बढ़ेगा? नहीं। कम होगा? नहीं। उतना ही रहेगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा जो है पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? बेटा तब जो है शरीर डूब जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है। ठीक है, मतलब जो घनत्व है पानी का वो ज्यादा होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? वह कुछ ऊपर उठता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान? नहीं। कण के समान? ये भी नहीं होगा। तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। जो प्रकाश की जो विकिरणों की जो प्रकृति है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति है कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? बताइए।
बेटा ये जो है कांच के बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग लगभग कितना होगा, तो 8.5 मिनट दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित तो होते हैं वे कौन कौन से हैं, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग नहीं, वेग और आवृत्ति ये भी नहीं होगा, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति ये भी नहीं होगा, तरंगदैर्घ्य और वेग ये दोस्तों जो है चर प्रभावित होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब दोस्तों प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्घ्य और वेग जो है प्रभावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपवर्तित रहता है, तीव्रता क्या अपवर्तित रहती है, नहीं, वेग भी अपवर्तित नहीं रहता है, तरंगदैर्घ्य भी दोस्तों अपवर्तित नहीं रहता है, तो अपवर्तित क्या रहता है, आवृत्ति जो है दोस्तों ये अपवर्तित रहती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, अमोनिया ये भी नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी नहीं होगा, नियान दोस्तों जो है ये प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में जो है प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, बहुलित, परावर्तन और व्यतिकरण, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, कहाँ जाता है, हीरे से कांच में जाता है, तब दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह क्या है, बताइए, तो पूर्ण अभ्यंतर यानी दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है, प्रकाश तरंग के रूप में जो है प्रभावित होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए, प्रकाश का परावर्तन नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन ये भी नहीं होगा, प्रकाश का अपवर्तन ये भी नहीं होगा, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन, मतलब दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मृगरीचिका का कारण है, क्या कारण है, प्रकाश का व्यतिकरण है, नहीं, प्रकाश का विवर्तन ये भी नहीं होगा, प्रकाश का ध्रुवण ये भी गलत है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, इसके कारण जो है मृगरीचिका बनती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, बताइए, इसकी आणविक संरचना के कारण, नहीं होगा ये, प्रकाश के शोषण के कारण ये भी गलत है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दोस्तों जो एक एक कटा हुआ हीरा है वो जगमगाता है मतलब चमकता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उचित रीति से कटे हीरे की जो असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि क्या है, उसका जो अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरुत्पादित करने की जो तकनीकी है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या बताइए, ऑडियोग्राफी गलत है, लेक्सिकोग्राफी ये भी नहीं होगा, फोटोग्राफी गलत है, होलोग्राफी दोस्तों इस तकनीकी का नाम है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर छवियों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है, क्या कहलाता है, मास्टर स्कैन, टोटल स्कैन, रोस्टर स्कैन, क्या कहलाता है दोस्तों, ये जो है रोस्टर स्कैन कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं, केवल द्रवों में, केवल प्रिज्मों के, केवल हीरों के, या सभी पारदर्शी माध्यम के, ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीढ़ी यानी दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क है ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, टाइटेनियम नोडिल, लेजर बीम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि, बताइए, क्योंकि संकेत दुर्बल है, गलत हो जाएगा, एंटीना दुर्बल है ये भी नहीं होगा, वायु संकेतों को शोषित कर लेती है ये भी नहीं होगा,
पृथ्वी की सतह वक्राकार है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है, कौन सी तकनीकी है? आयाम मॉड्यूलेशन, नहीं, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दृष्टि पटल यानी दोस्तों रेटिना है, इस पर जो चित्र बनता है वह जो है वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है, नहीं, वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है, ये भी नहीं होगा, वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? दो आंखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं, गलत है। दो आंखों के कारण हम अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं, यह भी गलत है। इसी कारण मोजेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है, यह भी नहीं होगा। इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है, क्या दर्शाता है? उसकी पृथ्वी से दूरी, नहीं, उसका ताप दर्शाता है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, गलत है। धूल कण दोस्तों जो है इसका कारण है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब दोस्तों धूल कण है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, नहीं, तरंगदैर्घ्य से जो है निर्धारित होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है, बताइए। हरे का, पीले का, नीले का या लाल का? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा लाल रंग का जो है सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे कम वेवलेंथ यानी दोस्तों जो तरंगदैर्घ्य है वाला प्रकाश होता है कौन सा होता है? दोस्तों जो लाल है ये सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। पीला दोस्तों नहीं होगा, नीला भी नहीं होगा, यहाँ पर दोस्तों बैंगनी है, ये जो है सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों जो नीला प्रकाश है इसमें जो है उच्चतम ऊर्जा होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है इस क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है, बताइए। तो दोस्तों इसका कारण है अपवर्तन है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के विवर्तन के कारण, नहीं, परावर्तन के कारण, ये भी गलत है। अपवर्तन के कारण दोस्तों ये भी नहीं होगा। दोस्तों जो आकाश का नीला रंग है ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है नीला, सफेद या काला? दोस्तों आंसर हो जाएगा काला जो है दिखाई देता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि आकाश नीला लगता है क्योंकि क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है, गलत है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के लक्ष्य के कारण, नहीं, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है ये नीला प्रतीत होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, इस पर आधारित है ये? तो बेटा डॉपलर प्रभाव पर ये आधारित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, नहीं, बेलनाकार दर्पण का, ये भी नहीं होगा बेटा, उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? तो बेटा ये जो है अवतल दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो अवतल दर्पण दोस्तों जो है काम में लिया जाता है।
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे के लिए कांच का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? पुक्स कांच का नहीं, फ्लिंट कांच का दोस्तों प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है कितनी होगी? बताइए, 2 होगी, 1 होगी, 4 होगी या अनंत होगी? तो बेटा अनंत होगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 0, थीटा, थीटा बाई 2 या 2 थीटा? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 2 थीटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? नीला हरा बैंगनी, बैंगनी हरा नीला, नीला पीला हरा, नीला हरा पीला। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? बताइए, नीला दिखाई देता है? नहीं, हरा। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अर्थात जो इंद्रधनुष है इसमें इसके बीचों बीच जो है हरा रंग दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? बताइए, पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में या नहीं देख सकते? बेटा दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष को नहीं देख सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि जल में वायु का जो बुलबुला है ये जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या अवतल लेंस? बेटा अवतल लेंस है ये, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है द्विफोकसी लेंस जैसा, अभिसारी लेंस जैसा, अपसारी लेंस जैसा दोस्तों व्यवहार करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण दोस्तों जो है काम में लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? बेटा नतोत्तर मतलब दोस्तों कॉन्केव लेंस जो है उपयोग में लाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है? बताइए, बेटा इसको जो है अवतल लेंस से प्रयुक्त करके जो है इसको ठीक किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती हैं, इसका कारण क्या है? बताइए, बेटा इसका कारण है पुतली के आकार में परिवर्तन नहीं, लेंस के व्यास व फोकस दूरी में परिवर्तन ये भी नहीं होगा, रेडोप्सिन का विरंजक व पुनः निर्माण होना ये भी नहीं है, आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर नहीं, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मोनाजाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन है जार्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम या लोहा, आंसर हो जाएगा थोरियम। अगला क्वेश्चन है, माइका जो अभ्रक है, इसको माइका को अभ्रक बोलते हैं, डैश है। पूछा गया है कि जो माइका है क्या है, मतलब जो अभ्रक है क्या है? ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक? नहीं, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है ये। ठीक है बेटा, जो माइका है ये ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? बताइए। आप लोग जो है सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश किया करिए, जिससे कि क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार भी हो जाएगा, और आप लोग अपनी राय जो है कमेंट में जरूर दिया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, कोई कमी हो तो उसको बताया करिए, जिससे कि हम उसको सुधार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था कि जो अभ्रक है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये जो है वैद्युत, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो यहाँ पर जो पारा है ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? राइट आंसर हो जाएगा पारा, ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कई एग्जाम में ये पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी जो विशेषता है, क्या है इसकी विशेषता? उच्च संचालन शक्ति, ये जो इसकी विशेषता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है
जब भाप गुजरती है ऊपर से, तो एल्युमिनियम के ऊपर से जब भाप गुजरती है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह क्या है? चूने का पत्थर है? नहीं। पिच ब्लेड है? नहीं। मोनाजाइट रेट है? ये भी नहीं होगा। हेमाटाइट, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? बताइए, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। इनमें से जो है किसकी विद्युत चालकता जो है सर्वाधिक है? ऑप्शन है हीरा, चांदी, ग्रेफाइट या लकड़ी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, चांदी की जो है विद्युत चालकता सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर हेमाटाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट। दोस्तों आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, जो ही बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर देगा हम समझ जाएंगे कि उस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? बताइए। बेटा इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल से हल्का होता है? एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज। आंसर हो जाएगा सोडियम जो है जल से हल्का होता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? इनमें से पूछा गया है कि कौन सी मिश्र धातु नहीं है। स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज या तांबा। आंसर हो जाएगा तांबा, ये मिश्र धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। किसकी परत जो है विद्यमान रहती है? तो यह सब यानी दोस्तों जस्ता की परत जो है विद्यमान रहती है, इसलिए जो लोहे की चादर होती है उनमें जंग नहीं लगती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, जस्ते का लेप होता है, ठीक है, अभी हमने आपको बताया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? बताइए। तो आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम धातु को। अगला क्वेश्चन है, पारद धातु मिश्रण किसका मिश्रण है? तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? ऑप्शन है जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम या लोहा। यहाँ पर जो लोहा है ये अमलगम नहीं बनाती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, टांका एक मिश्र धातु है, किसकी मिश्र धातु है? बताइए, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। तो मेरे दोस्त ये जो टांका है ये टिन तथा शीशे की मिश्र धातु है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, कितना होता है? तो 0% जो है चांदी का प्रतिशत होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो यहाँ पर जो एल्युमिनियम है जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? बताइए। तो ऑप्शन है पीतल में, कांसा में, जर्मन सिल्वर में या मैग्नीशियम में। आंसर हो जाएगा कांसा में जो है तांबे की मात्रा अधिकतम होती है, ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? आंसर हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल निम्न की मिश्र धातु है, बताइए। जो पीतल है ये किसकी मिश्र धातु है? तो आंसर होगा यहाँ पर तांबा और जस्ता की। तो यहाँ पर जिसने इसका आंसर सी लगाया है उसका सही हो जाएगा। कैसे याद करेंगे आप लोग, ये भी आप लोग थोड़ा ट्रिक देख लीजिएगा। पिताजी से आप लोग इसको याद रखिएगा, पिताजी से, ठीक है। पिता दोस्तों मतलब पी मतलब हो गया पीतल, पी मतलब हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा और जी से हो गया जस्ता या जिंक, ठीक है। तो जो पीतल है ये तांबा प्लस जस्ता का जो है मिश्रण है, तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? तो इनमें जो है तांबा और जस्ता का संयोग होता है, अभी हमने आपको बताया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से
निष्कलंक इस्पात यानी दोस्तों स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है, तो इसमें साथियों निकिल के संयोग से। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है इसमें, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली जो महत्वपूर्ण धातु है कौन सी है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम या टिन। आंसर हो जाएगा क्रोमियम जो है ये धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली जो महत्वपूर्ण धातु है कौन सी है? क्रोमियम है, तो यहाँ पर जिसने इसका आंसर बी लगाया उसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, बताइए किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन दिए हैं लोहा, क्रोमियम, यसत, कार्बन, लोहा, टिन, मैग्नीज, कार्बन, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन, लोहा, निकेल, यसत, टिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? बताइए क्या मिलाया जाता है लोहे में? तो क्रोमियम और ग्रेफाइट मिलाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील में कितना कार्बन होता है? बताइए। बेटा स्टील में जो है 0.1 से 2% तक जो है कार्बन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? बताइए क्या होता है? ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या अनिश्चित रहता है। तो जंग लगने पर लोहे का जो भार है बढ़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? बताइए इनमें से जो है किसमें कार्बन नहीं है? हीरे में कार्बन नहीं है, ग्रेफाइट में कार्बन नहीं है, या कोयले में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बेटा इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी में जो है कार्बन पाया जाता है। हीरे में पाया जाता है, जो ग्रेफाइट है इसमें भी कार्बन पाया जाता है, जो कोयला है इसमें भी पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? तो टिन में नहीं मिलता है, चांदी में नहीं मिलता है, लोहे में नहीं मिलता है। यहाँ पर सबसे जो लिग्नाइट है इसमें कार्बन मिलता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, पीट या एंथ्रासाइट। आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रवा यानी दोस्तों क्रिस्टल है नहीं है? ये पूछा गया है। तो हीरा क्रिस्टल है, क्वार्टज ये भी है, गंधक ये दोस्तों जो है क्रिस्टल नहीं है, बाकी जो ग्रेफाइट है ये भी क्रिस्टल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि पेंसिल का लेड है, बताइए। ऑप्शन है ग्रेफाइट है, चारकोल यानी लकड़ी का कोयला है, लैंप ब्लैक है या कोयला है। तो आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड पेंसिल में होता है, क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारी वाहनों के उपयोग के लिए ईंधन कौन सा है? पेट्रोल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, डीजल या केरोसिन। तो साथियों जो भारी वाहन होते हैं इनके उपयोग के लिए डीजल प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ऑप्शन है हिमीकृत बर्फ, पहाड़ों पर पड़ी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है कौन सी है? ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, आसुत जल से बनी बर्फ, बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है सूखी बर्फ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? बताइए, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा कि कौन सा जो है विद्युत का मंद चालक नहीं है। ऑप्शन है सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन, फास्फोरस। तो यहाँ पर साथियों जो सिलीनियम है ये विद्युत का मंद चालक नहीं है। ठीक है, बाकी ये सल्फर, ब्रोमीन और जो फास्फोरस है ये विद्युत के मंद चालक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन क्या है? बताइए जो टेफ्लॉन है क्या है? फ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, रोगाणुनाशक है या कीटनाशक है? तो जो टेफ्लॉन है ये फ्लोरोकार्बन है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? बताइए। तो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब जो इसका सूत्र होगा XH4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार के अनुसार पानी यानी जो H2O है इसमें हाइड्रोजन की प्रतिशतता है कितनी है?
तो 11.11%। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑप्शन है ऑक्सीजन बनेगा, राख बनेगा, मिट्टी बनेगा या पानी बनेगा। तो दोस्तों हाइड्रोजन को जलाने से जो है पानी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? H2O, D2O, H2CO3, H2S। तो ये जो भारी जल दोस्तों होता है इसका रासायनिक फार्मूला होता है D2O। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरु जल क्या है? ये जो गुरु जल है क्या है? तो ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन है ये। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी पानी वह पानी होता है, बताइए। ऑप्शन है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलेय लवण होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप ले लेता है, जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटॉप ले लेता है। आंसर हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप ले लेता है, भारी पानी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैवी वाटर है, बताइए। ऑप्शन है अधिक संघनित जल होता है, हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, अधिक घुले हुए खनिज और लवण होते हैं, या जैविक अशुद्धताओं वाला है। बेटा ये जो है हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, ये जो है इसी को हैवी वाटर कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जो है भारी पानी की खोज की है, बताइए। किसी को याद है, आता है, बताइए। जिसको आता है उस जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जो भारी पानी है किसकी खोज किसने किया था। तो ऑप्शन है हेनरिक हर्ट्ज, H.C. उरे, जी मेंडल या जोसेफ प्रिस्टले। तो आंसर हो जाएगा H.C. उरे ने जो है इसकी खोज किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक है। ध्यान रखिएगा, मंदक जो है ये है भारी जल। अगला क्वेश्चन है, पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, सिल्वर व पोटेशियम के क्लोराइड। आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड्स व सल्फेट हैं ये दोस्तों पानी की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जल के पीएच मान होता है, कितना होता है? लगभग 0 होता है, लगभग 7 होता है, 5 या 5 से कम होता है, 8.5 या उससे अधिक होता है। तो जो जल है इसका पीएच मान होता है लगभग 7। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पानी का शुद्धतम रूप क्या है? नल का पानी, समुद्र जल, वर्षा का जल या आसुत जल। तो जो पानी का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का पानी है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका जो क्वथनांक है उच्च है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, उसका कोई रंग नहीं होता है। आंसर हो जाएगा उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, निर्लवणीकरण द्वारा, आसवन द्वारा, आयन आदान प्रदान द्वारा या निथार कर। बेटा इसका आंसर हो जाएगा निर्लवणीकरण द्वारा जो है अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? ऑप्शन है प्रस्वेदन, उत्फुलन, विद्युत पृथक्करण या उत्क्रमण प्रासरण। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, बताइए। ऑप्शन है यहाँ पर अवशोषण, अधिशोषण, स्कंदन या अपोहन। जो फिटकरी होती है गंदे पानी को स्कंदन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? तो ऑप्शन है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होता है? आसान प्रश्न है, देखते हैं कौन इसका जवाब दे पाएगा। तो बेटा जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है ये 78 से 79% होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है, बताइए। तो ऑक्सीजन के साथ जो है हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो ये जो अणु है दोस्तों इसका आकार अष्टफलकी है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि जल में आसानी से घुलनशील है, बताइए क्या घुलनशील है?
तो अमोनिया दोस्तों जो है जल में आसानी से घुलनशील है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस है दोस्तों लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस जो लाफिंग गैस है कौन सी है? तो अभी हमने आपको बताया नाइट्रस ऑक्साइड। तो साथियों जो क्वेश्चन है ये घुमा घुमा के किसी तरह से भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए हमने हर तरह से क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है। आप ये लोग ये नहीं सोचिएगा कि हमने क्वेश्चन को 2 बार लिया है, ऐसा नहीं है। हमने जानबूझकर जो है क्वेश्चन को घुमा के लिया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुयानों के टायरों को भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, हीलियम का या नियान का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? बताइए। सभी को मालूम होगा, आप लोगों ने गुब्बारा तो उड़ाया ही होगा, तो पता भी होगा कि कौन सी गैस भरी जाती है। तो बेटा जो इसमें हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि जो हीलियम है सबसे हल्की गैस होती है। ठीक है। इसलिए जो है इसको भरी जाती है गुब्बारे में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह क्या है? वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, इसलिए जो है जो हीलियम गैस है इसको भरी जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्रु गैस है, बताइए जो अश्रु गैस है कौन है? तो बेटा जो अमोनिया है ये अश्रु गैस है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। बताइए कौन सी गैस जो है अश्रु गैस के तरह काम लेते हैं? H2, SO2, NH3 या Cl2? बेटा यहाँ पर जो अमोनिया है इसका जो सूत्र होता है NH3, इसको जो है अश्रु गैस के तरह काम में लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन। तो आंसर हो जाएगा आयोडीन। ठीक है। इसको जो है सामान्य ताप पर ये ठोस अवस्था में रहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। बताइए क्या है अभिक्रियाशील? ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो आंसर हो जाएगा फ्लोरीन जो है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट है वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन है आर्गन और नियान, नियान और पारद वाष्प, नाइट्रोजन और नियान या केवल आर्गन। बेटा जो ट्यूबलाइट होती है इसमें जो है नियान और पारद वाष्प भरी जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? बताइए। तो यहाँ पर साथियों जो H2SO4 है इसको जो है मूल रासायनिक माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या होता है? अपोहन होता है, विद्युत अपघटन होता है, जल अपघटन होता है या प्रकाश अपघटन होता है? राइट आंसर हो जाएगा जल अपघटन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर एक ऑक्सीकारक है, क्षारीय प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है या एक अपचायक है? तो ये जो है अम्लीय प्रकृति का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? बताइए। ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, सोरे का अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड गंधक का अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको जो है नमक का अम्ल कहते हैं और उपयुक्त सभी। तो इसमें पूछा गया है कि किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसमें जो है ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला थोथा क्या है? ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट या सोडियम सल्फेट। जो नीला थोथा है ये कॉपर सल्फेट होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं खाने का सोडा है, बताइए क्या है खाने का सोडा? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो खाने का सोडा है इसको जो है सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है। बाई मतलब दोस्तों जो बाई होती है खाना बनाती है, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, इसलिए जो है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है।
तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है NaOH, Na2CO3, NaSCO3, CaOH का होल ट्वाइस। जो दोस्तों धोने का सोडा है इसका सूत्र होता है Na2CO3। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि जो खाने का सोडा दोस्तों है इसका सूत्र क्या होता है, तो NaSCO3। ठीक है, तो ये आप लोग दोनों ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। तो लवण जो है सागर में सर्वाधिक पाया जाता है कौन सा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने का नमक किससे बनता है, बताइए। कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, हल्के अम्ल और मजबूत क्षार से, या तन्नु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। आंसर हो जाएगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से जो है ये खाने का नमक बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है, क्या है इसका कारण। ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO गैस या H2 यानी हाइड्रोजन गैस। तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो बेटा यहाँ पर जो सोडियम थायोसल्फेट है ये एंटीक्लोराइड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, अमोनियम सल्फेट या बोरेक्स सुहागा। तो आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है। ऑप्शन है सोडियम थायोसल्फेट का, सोडियम टेट्राथायोनेट का, सोडियम सल्फेट का या अमोनियम परसल्फेट का। बेटा इसका आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट का जो है ये जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला जो हाइपोविलियन है जलीय विलयन है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है। तो सिल्वर ब्रोमाइड है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है। ऑप्शन है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, कार्बन या गंधक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर जो मस्टर्ड गैस है इसका प्रयोग किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, बताइए। ऑप्शन है ईंधन गैस के रूप में, रासायनिक युद्ध में, सरसों के तेल के स्रोत के रूप में या निर्गंधीकरण के रूप में। जो मस्टर्ड गैस है इसका उपयोग रासायनिक युद्ध में किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है छपाई में प्रयोग की जाने वाली जो स्याही है निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है। ऑप्शन है एसिटिलीन, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन। राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। ऑप्शन है जिंक चूर्ण का, निकिल का, प्लेटिनम का या तांबे का। राइट आंसर हो जाएगा निकिल का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है। तो ऑप्शन है इथिफोन, एट्राजिन, आइसोप्रोट्यूरॉन या मैलाथियान। तो यहाँ पर जो है एथिफोन नहीं है, इसका नाम है एसीटोन। ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, इसको एसीटोन बोलते हैं। ठीक है, एसीटोन। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसको जो है कैल्शियम कार्बाइड भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, बताइए। तो बेटा यहाँ पर जो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है इसका प्रयोग वेल्डिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टिक और माइट वास्तव में होते हैं, ये मकड़ी वंशी होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जुगनू होता है एक, ये कीट होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। तो यहाँ पर खटमल कीट है, मकड़ी कीट नहीं है, घरेलू मक्खी ये भी कीट है, मच्छर भी कीट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है
तो बेटा मकड़ी में जो है 8 टांगे पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है कीट से भिन्न होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, हमने जो केमिस्ट्री क्लास कराई थी, हमने उसमें लास्ट में क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर जो है एक ट्विंकल नाम की आईडी है, इन्होंने जो है इसका आंसर दिया था, हमें बहुत खुशी हुई। इसी प्रकार से आप लोग भी जो है आंसर जरूर दिया करिए। हम आपको क्लास के लास्ट में एक क्वेश्चन देते हैं, जो भी बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर देता है तो इससे मालूम चल जाता है कि उस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कीट है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा तितली, तिलचट्टा, मच्छर, ये सभी जो है कीट हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? तो यहाँ पर मच्छर, चमगादड़ और उल्लू जो है ये प्रायः रात्रिचर होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? बताइए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऊंट, ये जो है जल का संग्रह जो है अपनी आंत में कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पों का विष ग्रंथियां किसकी समांग हैं? तो ये कशेरुकी प्रणालियों की लार ग्रंथियां किस समांग हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं, ये शैलोदभित्ति कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो यहाँ पर जो घटपर्णी है ये कीटाहारी पादप है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? राइट आंसर हो जाएगा पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निफेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपाती पादप पाया जाता है, ये मेघालय में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा तने से हल्दी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने लायक जो हिस्सा है कौन सा है? बताइए। आंसर हो जाएगा प्रकंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता सकता है वह है, तो वह क्या है? एक बीजी बेरी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? राइट आंसर हो जाएगा शकरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? ऑप्शन है गन्ना का, अदरक का, आलू का या शकरकंद का। राइट आंसर हो जाएगा शकरकंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित स्तंभ है? ऑप्शन है गाजर, शकरकंद, नारियल या आलू। तो राइट आंसर हो जाएगा आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यात्मक जो है सहचर्य है? तो ये कवक मूल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो जीवाणु हैं ये जो हैं सहजीवी है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर पौधा है, बताइए। जो मटर है ये शाक है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग है, लौंग क्या है? ये बंद कलियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? ऑप्शन है जीरा, लौंग, काली मिर्च या हल्दी। राइट आंसर हो जाएगा लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर होता है सूखा मिश्रण किसका? तो फूल के बीज बनाने वाले भागों का ये सूखा मिश्रण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक फल है? ऑप्शन है आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद। यहाँ पर आंसर हो जाएगा भिंडी, ये जो है एक फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होती है? तो कार्क जो है क्वेरकस से प्राप्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन का अभिलाक्षणिक गंध का कारण है? राइट आंसर हो जाएगा सल्फर योगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा पुष्प, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है, इसमें जो कैप्सेसिन उपस्थित होता है, इसलिए जो है लाल मिर्च तीखी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? राइट आंसर हो जाएगा कोशित यानी प्यूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? आवृतबीजी पादप से प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है ये? बताइए, ऑप्शन है पत्ती, जड़, छाल या पुष्प। राइट आंसर हो जाएगा छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया निदान हेतु ऑर्टिथर नाम की जो औषधि है ये प्राप्त होती है, ये बीजी पादप से प्राप्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा डायटम। अगला क्वेश्चन है, शहतूत का फल है, जो शहतूत का फल है सोरोसिस है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, ये लिग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है, इसमें पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ट्रिटिकेल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणु यानी जो बैक्टीरिया है इनको देखा जा सकता है तो कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं, क्या कहते हैं? मरुद्भित्ति कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक अवलंब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण किसके माध्यम से करते हैं? ऑप्शन है भ्रूणीय जोन से, बढ़त बिंदु से, दीर्घीकरण जोन से या जड़ों के बालों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़ों के बालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो ये जो हाइड्रोफाइट हैं ये एक जलीय पौधे को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, तो ये जल का प्रकाश अपघटन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो मेथेन के उपयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो ये वाताक तंत्र से श्वसन करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब के फल में लाली का कारण है, जो सेब का फल है इसमें जो लाली मतलब जो लाल रंग होता है इसका कारण क्या है? तो एंथोसाइनिन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में जो लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपीन होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट और मशरूम है, बताइए। ऑप्शन है शैवाल है, नग्नबीजी है, फफूंद है या गांठदार जड़ें हैं। जो ईस्ट है ये जो है फफूंद है, मतलब जो कवक है, ये फंगिन को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का प्रमुख घटक है, बताइए। प्रोटीन, वसी अम्ल, सेलुलोज या ग्लिसरीन। राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, तो ये बताइए किससे बने होते हैं? कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्फिन किससे प्राप्त होती है? तो जो मार्फिन है ये फल से प्राप्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जो अफीम पोस्ता है ये अधपके फल से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? बताइए। ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डे व्रीज, चार्ल्स डार्विन या थॉमस हंट मॉर्गन। राइट आंसर हो जाएगा जॉन ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह था, तो वह गार्डन पी यानी दोस्तों मटर था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनोम चित्रण का इससे संबंध है। आंसर होगा जीन्स का चित्रण से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम द्वारा ये ले जाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्लोमान जीन यानी दोस्तों जंपिंग जीन के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा बारबरा मैकलिंटॉक ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक के एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? राइट आंसर हो जाएगा टायरोसिन, ये जो है एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? राइट आंसर हो जाएगा एंजोला, ये जो है जैव उर्वरक का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? राइट आंसर हो जाएगा एजोला, ये जो है जैविक उर्वरक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील हरित शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। ऑप्शन है बाजरा को, मक्का को, धान को या गेहूं को, तो राइट आंसर हो जाएगा धान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है, तो ये नील हरित शैवाल के साथ मिलाने से। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका जो सहचारी है क्या है? नील हरित शैवाल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया, ये जो है सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है, कौन सा है? तो राइजोबियम जैपोनिकम है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में जो है डीएनए होता है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं? 46 होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? तो 23 जो है जोड़ों की संख्या है। ठीक है। अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो 46 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा छिपकली, इसमें जो लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, मतलब जो पादप कोशिकाएं हैं इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है। और जो जंतु कोशिकाएं हैं इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो है इसमें अनुपस्थित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा जनन पर्थ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं, ये जो है 1 से 2 दिन के लिए सुरक्षित रखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, जो प्लाज्मा झिल्ली है बताइए। ऑप्शन है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से या दोनों, ए और बी, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन से और लिपिड से। ठीक है। ए व बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा तिल्ली में जो है लसिका कोशिकाएं बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, क्या है? क्रेब्स चक्र है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना है, किससे बना है? जल का बना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग कितना होता है? 65% होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क मानव में होती है, क्या होती है? इसमें जो 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, बताइए।
ऑप्शन है वुमर, स्टेपीज, मैलियस या इंकस। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेपीज। ये जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। कहां पर पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, ये कान में पाई जाती है, ठीक है, इसका नाम क्या है? स्टेपीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां मतलब कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 28 होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़ी होते हैं? बताइए। बेटा पसलियां जो हैं 12 जोड़ी होती हैं, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां कैसी होती है? खोखली होती है, सरंधरी होती है, ठोस होती है या कीलक होती है? राइट आंसर हो जाएगा ठोस होती है, मतलब जो पैर की हड्डी होती है ठोस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो जो आर्थोप्लास्टी है ये कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? तो मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें पूछा गया है कितनी जोड़ी जो है तंत्रिका निकलती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 31, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, कितने लीटर? तो 1.5 लीटर पेशाब करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यस्थ यानी जो इलास्टिक है ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? स्नायु यानी कि लिगामेंट इनको कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दांतों पर जमे परतें बनी रहती हैं, किसकी बनी रहती हैं? तो भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से ये बनी रहती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि? बताइए। क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है, इसलिए जो है इनमें दर्द नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से जिनकी आवश्यकता होती है, मतलब किसकी आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? यहाँ पर जो दंत वल्क है ये हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? बताइए। तो ये जो है कशेरुक रज्जु यानी दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डिंब वाहिनी नली। अब आइए आपको क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ऑप्शन है जड़, फल, पुष्प या तना। इसका आंसर ये लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा, जिससे कि हमें मालूम चल जाएगा कि आप लोगों ने क्लास को ध्यान से देखा है और क्लास को लास्ट तक देखा है, ठीक है। तो साथियों अपनी राय जो है कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, इससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक हमने दे दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां से जो आप इस क्लास की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।